हाँ भाई फाइनल ईयर। अब समझिएगा, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ एंडोजीनियस पीरियोडिसिटी के बारे में। थ्योरी ऑफ एंडोजीनियस पीरियोडिसिटी का मतलब है जब हमारे अंदर कुछ ऐसी बायोलॉजिकल क्लॉक प्रेजेंट होती है जो हमारे बिहेवियर को बहुत ज्यादा क्या करती है, इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीजें हमारे अंदर कैसी होंगी, हमारे अंदर प्रेजेंट रहती है, ये एंडोजीनियस प्रकृति में रहती हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो सॉरी, है ना। हाँ भाई, जैसे अगर आप लोग बात करें एंडोजीनियस पीरियोडिसिटी की, तो आप लोग जानते हैं जैसे आप लोग कोई कजिन है जो बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, वो अगर इंडिया आते हैं तो कुछ दिन तक तो उनका हर दिन रात हर चीज चेंज हो जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं अगर यहाँ पर दिन है तो आपके किसी दूसरे देश में रात हो रही होती है, ठीक है। तो वो अगर वहां से यहाँ आते हैं तो उनका दिन और रात पूरा एक साइकिल जो है वो चेंज हो जाती है। साइकिल चेंज होने की वजह से उनका जो पूरा रिदम होता है वो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो गई थी इसलिए। अब क्या रहता है, वो दिन में तो सोते हैं रात को जागते हैं, क्यों, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक क्या हो चुका है, एकदम जस्ट ऑपोजिट हो चुका है ना। इसीलिए, और ये सब चीज ठीक होते होते 2-3 दिन लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। आप जानते हैं कि जब बच्चे इन्फेंट बेबीज होते हैं, ठीक है, तो हमेशा ये दुआ की जाती है कि बच्चा जो है ना सुबह के टाइम हो जाए, बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा क्यों, दादी नानी मुझे ये बात बोलती हैं कि बच्चा अगर सुबह हो जाए बहुत अच्छा है, शाम के टाइम नहीं होना चाहिए बस। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सुबह होगा तो उसका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो हमारी तरीके से रहेगा एकदम। वो अगर दिन को होता है तो उसका दिन जो है दिन से शुरू होगा, और वो रात का मतलब रात है। लेकिन जो बच्चे शाम के टाइम पैदा होते हैं या फिर जो रात के टाइम पैदा होते हैं, ठीक है, उनका क्या रहता है, अब उनका पूरा बायोलॉजिकल जो क्लॉक है पूरी चेंज हो जाती है। रात में तो उनका दिन हो जाता है और दिन में उनका रात हो जाता है। कभी भी देख लीजिएगा कि ऐसे बच्चे जो हमेशा शाम को पैदा होते हैं या रात को पैदा होते हैं, वो हमेशा रात को जगते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जगते हैं, और दिन में सोते हैं तसल्ली से, क्योंकि उनका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है और उसको थोड़ा सा लाइन पर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे भी अगर पैदा भी हो ना तो सुबह हो जाए बहुत अच्छा है, वरना उनका बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज करते करते बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, हमारे अंदर ही कुछ ऐसे एंडोजीनियस प्रोसेसिटी होती है जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर के पास जाएं और बोलते हैं कि सर देखिए मुझे नींद नहीं आती है, ठीक है, तो डॉक्टर उससे एक ही सवाल पूछता है, आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक बताएं मुझे, मतलब क्या करते हैं पूरे दिन भर में, तो पूरा रूटीन बताएगा वो आपको, ठीक है। तो अगर आप उसका रूटीन चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है पूरी डिस्टर्ब्ड है। क्यों, क्योंकि वो रात को नहीं सो रहा है, क्योंकि दिन में सो लेता है, इसीलिए तो नहीं सो पा रहा है उसको, या तो इतनी टेंशन हो जाती है कि फिर उसको रात में नींद नहीं आती। तो डॉक्टर सिर्फ एक ही काम करता है, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना उसको ठीक कर देगा बस, कुछ और नहीं करेंगे, उसका सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक कर देगा ना, तो उसको दिन में सोएगा, मतलब दिन में नहीं सोएगा फिर रात को इजीली सो सकता है ना। क्योंकि बायो आपको ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो कभी ना सोए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई वो सोए नहीं, है ना। लेकिन कहाँ हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, आजकल की जनरेशन आप लोग देखें तो रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे तक तो जगते हैं, सुबह सोते हैं तसल्ली से 10-11 बजे तक, है ना। और फिर कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, रात में क्या करें, हमें नींद नहीं आती, रात में क्या करें। अरे रात में नींद तब आएगी तुम सुबह जल्दी उठोगे, तब तो आपको रात को जल्दी नींद आएगी, आपने पूरी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक ही आपने डिस्टर्ब कर रखी है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर ही प्रेजेंट होती है, हमें इन्नेट, हमें नेचर ने दिया हुआ है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत परफेक्ट, अगर नहीं चलोगे तो आप खुद ही उस चीज के लिए दोषी रहोगे और खुद भुगतोगे उसके लिए, है ना। तो इसी तरीके से कुछ थ्योरीज जो है, जैसे थ्योरी ऑफ एंडोजेनस की बात की है तो ये हमारे अंदर प्रेजेंट है ना। वही हमने अभी बात की थी, तो एक्सोजेनस से मतलब जो कुछ ऐसी चीजें जो हमारे बाहर प्रेजेंट होती है, जो हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट डालती हैं, तो वो सब चीजें हमारी एक्सोजेनस पीरियोडिसिटी में जाती है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्लास बात करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के बारे में, दैट इज अ सर्कैनुअल रिदम, ठीक
है, सर्कैनुअल रिदम क्या होता है, जो आपके ईयरली हो, 365 डेज में होने वाले जो फंक्शन होते हैं, जो हर 365 डेज में होते हों, तो ये पूरे रिदम जो है अगर वो एनुअली होता है, मतलब ईयर में सिर्फ वन टाइम ही अगर होता है, तो इस टाइप का रिदम को हम क्या बोलते हैं, सर्कैनुअल रिदम बोलेंगे। ठीक है, वही अगर हम बात करें इसके कुछ इम्पैक्ट के बारे में कि आखिर आखिर आपके सर्कैनुअल रिदम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है रिप्रोडक्शन पर। ठीक, जैसे आप लोग जानते हैं एक पक्षी है, एक बर्ड है जिसका नाम है सैंड पाइपर। ठीक है, ये सैंड पाइपर नाम की एक बर्ड है जो हमेशा क्या कहाँ रहती है, आर्कटिक जो ओशियन है हमारा, ठीक है ना, आर्कटिक रीजन में रहती है। और ये आर्कटिक रीजन बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में आता है ना, तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये आर्कटिक रीजन में रहने की वजह से ये हमेशा रिप्रोडक्शन टाइम में जब ये एग ले करती है ना, उस दौरान हमेशा इसको क्या चाहिए होता है, आर्कटिक रीजन चाहिए होगा। ठीक है, आर्कटिक रीजन में भी जब बहुत ज्यादा ठंड होगी उस दौरान ये हमेशा क्या करेगी, एग ले करती है। कहाँ गई सेंटर, ठीक है ना। लेकिन एग ले करने के लिए इसका एक टाइम पीरियड, इसका एक एनुअल वो चीज फिक्स है। जैसे जब इसका ऑटम सीजन आएगा या फिर स्प्रिंग सीजन आएगा, ये तभी करेगी। फॉर एग्जाम्पल इसने एग कब किए हैं, इसने एग किए हैं स्प्रिंग सीजन में। चलिए, ठीक है, तो ये हमेशा स्प्रिंग सीजन में ही एग ले करेगी, उससे पहले नहीं करेगी, क्योंकि इसको पता है एग ले करने के बाद इसे अपने एग के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इंक्यूबेशन देना पड़ेगा भाई, है ना। और इंक्यूबेशन के लिए जरूरी है कि भाई थोड़ी बहुत तो गर्मी रहे, तभी तो इंक्यूबेशन कर पाएगी ये प्रोसेस। लेकिन आर्कटिक रीजन इतना ठंडा होता है कि वो अगर नॉर्मल टाइम में चाहे तो नहीं कर सकती है ना। तो हमेशा ये क्या करती है, रिप्रोडक्शन में बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए ये हमेशा मेटिंग जो करती है वो तो थोड़े ठंडे उसमें करेगी, लेकिन हमेशा एग ले जो करेगी वो स्प्रिंग सीजन में ही करती है। और स्प्रिंग सीजन आप लोग जानते हैं ये एनुअली होता है ना, साल में एक बार ही तो आता है आपका स्प्रिंग सीजन। ठीक, वही अगर हम लोग बात करें तो इफेक्ट ऑफ हाइबरनेशन। इफेक्ट ऑफ हाइबरनेशन से मतलब है, आप लोग जानते हैं हाइबरनेशन कब होगी, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो पोलर बियर के लिए हम लोग बात करके चले, तो पोलर बियर इससे पहले कि बहुत ज्यादा ठंड वहां पर हो, उससे पहले क्या करता है, उसको पता है कि अब ठंड आने वाली है, तो उससे पहले ही ज्यादा से ज्यादा खाना खा लेगा वो। ठीक है, उसको पता है कि फिर उसको हाइबरनेशन के लिए जाना है, बहुत ज्यादा ठंड आ जाएगी, तो उस वक्त वो खाना नहीं खाता, एकदम रेस्टिंग फेज में रहता है। इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि रेस्टिंग फेज होती है आपके हाइबरनेशन या एस्टिवेशन, तो उससे पहले ही उसको खाना खाना होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ईयरली होती हैं। ठीक, हाँ भाई, इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन अगर हम लोग बात करें तो सर्कैनुअल रिदम का किस पर इफेक्ट पड़ता है, आपके माइग्रेशन पर, क्योंकि माइग्रेशन भी जो होता है ये एनुअली होता है। जैसे हम लोगों ने बात की थी, तो आप चाहे तो माइग्रेटरी बर्ड ले लीजिए, या फिर आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल बात करें तो हम येलो ईल लेते हैं। येलो ईल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, हम लोगों ने स्टडी भी किया था। तो येलो ईल क्या है, पहली बात तो ये फिश होती है ना। तो ये हमेशा आपके जो ऑटम सीजन होता था उस दौरान माइग्रेट करती थी, है ना, ओशियन की तरफ, क्योंकि वहां पर फिर वो सिल्वर ईल से फिर वो आगे की तरफ जाकर अपने वो करती थी, पूरा प्रोसेस, पूरा लाइफ साइकिल हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो येलो ईल कहे हम चाहे कोई भी माइग्रेटरी बर्ड,
ये सभी माइग्रेशन की जो प्रोसेस होती है ये ईयरली होती हैं, ये कभी भी आपकी मंथली नहीं होंगी, डेली में नहीं जाती, मुझे ईयरली होती हैं। जैसे आप लोग भरतपुर की बात करें तो घना बर्ड सेंचुरी में कौन आता है, ये हमेशा से सारस यहाँ आते हैं, क्रेन्स, राइट। तो वो मुझे एनुअली आते हैं, उन्हें पता है कि सिर्फ जनवरी और फरवरी इसी सीजन में वो आएंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को इंतजार रहता है कि हाँ भाई कब आएंगे वो लोग, तो एनुअली ही है। तो ये माइग्रेशन जो है ये इफेक्ट डालता है आपका, है ना, माइग्रेशन में बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट रिदम के बारे में, दैट इज द सर्केल्यूनर रिदम। सर्केल्यूनर रिदम मतलब ल्यूनर, ल्यूनर मतलब फुल मून, आप ऐसे मान के चले, ठीक है, हर पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। और पूर्णिमा मतलब होती है महीने में एक बार, कहने का मतलब ये है सर्कुलर रिदम जो है हर 30 डेज में कंप्लीट होती है, मतलब हर 30 डेज में एक बार वो फंक्शन शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग नीरिस के बारे में जानते हैं, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि जो नीरिस है उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होती है कौन सी होगी, हेटेरोनीरिस, ठीक है। सॉरी। तब हमेशा ये हेटेरोनीरिस जो है, मतलब कहने की बात ये है, नीरिस जो है हर पूर्णिमा के दिन कन्वर्ट हो जाता है हेटेरोनीरिस में। और ये हेटेरोनीरिस जो है आप लोग जानते हैं, नीरिस हमेशा बिल में रहता है और हेटेरोनीरिस, ठीक है, वो हमेशा किस तरफ लोकोमोट कर जाता है, आपके पानी की तरफ, ठीक है ना। तब ये हेटेरोनीरिस पानी में जाकर क्या करता है, अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। सॉरी, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कौन करेगा, आपका हेटेरोनीरिस। और हेटेरोनीरिस डेली नहीं करेगा, ये हमेशा हर पूर्णिमा को करता है, क्योंकि उस वक्त फुल मून होगा, फुल मून होने पर उसको थोड़ा सा रिप्रोडक्शन करने में उसको आसानी रहती है, तो वो डेली नहीं करता इस तरह का, वो हमेशा से कैसे करेगा, हमेशा 30 डेज, विद इन 30 डेज में करेगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और अगर हम लेकर चले तो एक और एक वॉर्म है जिसका नाम है यूस, या तो इसको आप यूनिस कहिए, ठीक है, या पेपेलोवॉर्म भी बोलते हैं इसको हम। पेपेलोवॉर्म की अगर हम बात करें तो ये वॉर्म हमेशा ये 30 डेज में जब फुल मून होता है उस दौरान ये अपने पानी के, सपोज कीजिए ये पानी, ठीक है, अपने पानी के बिल्कुल सरफेस पर आता है ये, ठीक है। सरफेस पर आने पर इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज एंटीरियर पार्ट, सेकंड इज पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हमेशा किसका काम करता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये सरफेस पर आता है वैसे ही ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। दो टुकड़ों में टूटने के बाद इसमें से स्पर्म्स या ओवा ये दोनों बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे, बाहर एक्सक्रीट करेंगे इसको, तो बाहर जाने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बाद में ये रिप्रोडक्शन साइकिल है। लेकिन जैसे ही ये बाहर आते हैं, एक्चुअली ये रहते कहाँ हैं, ये एक्चुअली फिजी नाम का एक आइलैंड है, वहां रहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, तो फिजी आइलैंड के पास में जो आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, इनको पहले ही पकड़ लेते हैं, इससे पहले कि रिप्रोडक्शन करें उससे पहले ही इसको फटाफट से पकड़ लेते हैं, उसको खा लेते हैं, है ना। तो पेप्लोवॉर्म का ये थोड़ा सा वो रहता है कि, लेकिन पेप्लोवॉर्म क्या करता है, हर 30 डेज में ही वो अपने ऊपर आएगा सरफेस पर, और सरफेस पर आने के बाद वो अपने दो भागों में टूट कर उसका पोस्टीरियर रीजन क्या करेगा, स्पर्म या फिर ओवा को एक्सक्रीट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका सर्केल्यूनर रिदम। अब हम लोग बात करेंगे आपके फोर्थ रिदम के बारे में, दैट इज अ सर्केटाइडल।
सर्केटाइडल रिदम, ठीक है। सर्केटाइडल, टाइडल मतलब होता है जब आपका फुल मून, या आप ये ऐसे मान के चलें, वेव्स होती हैं जो समुद्र में उठती हैं, वेव्स क्यों उठती हैं भाई, समुद्र से क्यों उठती हैं, इसका एक्चुअली एक रीजन है। देखिए, आप लोग जानते हैं ये कोई पृथ्वी है, ठीक है, सूरज, ये सूरज है, ये चंद्रमा है, क्योंकि सूरज से दूरी ज्यादा होती है, चंद्रमा से थोड़ी कम होती है, ठीक है ना, इसीलिए मान के चलिए आप। तो यहाँ पर समुद्र में जो आपकी वेव्स उठती हैं, ठीक है, उठने का जो रीजन है वो होता है सूरज या चंद्रमा की वजह से, और जो गिरता है वो इसके ग्रेविटी फोर्स की वजह से गिरता है। भाई जो ऊपर और नीचे हो रही है ना, तो इससे बड़ा ये जो आपका आयाम जो आया है, ठीक है ना, ये हमेशा किसकी वजह से होगा, या तो मून की वजह से होगा या फिर सन की वजह से होता है। लेकिन जब ये नीचे की ओर आती है वेव्स, तब उसका जो रीजन होगा वो होता है आपका ग्रेविटेटिव फोर्स, ठीक है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ठीक है। वहीं जब हम लोग बात करें तो सबसे ऊंची वेव की अगर हम बात करें तो वो हमेशा आपके मून की वजह से आती है, सन की वजह से नहीं आएंगी। क्यों, मून की वजह से क्यों आती है, रीजन है एक्चुअली सन थोड़ा सा इसकी दूरी, इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसको अपनी तरफ उसको पुल करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए ये दूरी ज्यादा ना होने की वजह से ये क्या करता है, ज्यादा टाइडल वेव्स बना सकता है, ठीक है ना। तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर चले सर्केटाइडल रिदम का। तो देखिए, इसमें हम लोग अगर बात करें क्लास, क्या चीज, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बताओ। हाँ भाई, तो अगर हम लोग बात करें सर्केटाइडल रिदम के बारे में, तो देखिए एक डायग्राम देखते हैं हम लोग। हाँ भाई, तो जब हम लोग बात करें आपके टाइडल रिदम्स के बारे में, मतलब जब जब टाइडल वेव्स बनती हैं उस दौरान कुछ एनिमल्स में कोई ना कोई एक बायोलॉजिकल क्लॉक जरूर काम करती है। कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल लेके बात करें तो सी एनिमोन है, ठीक है, वो क्या काम करता है सी एनिमोन, जैसे ही टाइडल वेव बनती है, ठीक है, उस दौरान तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और उससे कुछ टाइम के बाद वो एक्सपेंड होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और इसके एक्सपेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो टाइडल वेव्स पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे वो बनती है वैसे वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जैसे जैसे वो गिरती है वैसे वैसे वो एक्सपेल करेगा, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो प्रोसेस है वो हमेशा टाइडल वेव्स पे ही डिपेंड होती है सी एनिमोन की। तो इस तरह से क्लास हम लोगों ने क्या चीज़ स्टडी की है कि हर एक एनिमल के अंदर कोई ना कोई एक बायोलॉजिकल क्लॉक जरूर होती है जिसकी वजह से वो एक रिदम में काम करता है, उसे कोई कुछ सिखाता नहीं है, ये सब चीज़ें उसको इन्नेट होती है ना। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी, तो आपके ये मुर्गे थे, पक्षी थे, उन्हें कोई नहीं बताता है किस तरह करना है, आप उसको नहीं भी सिखाओगे तो भी उनको पता है कि उनको सुबह ही चहचहाना है या सुबह ही बांग देनी है, या किसी भी फूल को कोई नहीं बताता है कि आपको सूरजमुखी है कि आपको सुबह ही निकलना है, या आपको हमेशा सूरज की तरफ ही मुंह करके रखना है, ये सब चीजें कोई इनको नहीं बताता, लेकिन ये उनके अंदर ऑलरेडी होती है, उनके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है उनके अंदर, ठीक है, जो उनको ये सब काम करने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे माइग्रेशन के लिए हमने बात की थी अभी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये सब चीजें किस चीज का एक एग्जाम्पल है, दैट इज अ बायोलॉजिकल रिदम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो होप सो
आप लोगों को क्लियर हुआ होगा क्लास? कोई परेशानी तो पूछे, समझ में आया वैसे? यस मैम, गुड। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।